Hello student, today I am going to explain you the remaining part of molecular basis of inheritance. Types of DNA on the basis of number of strand. सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए होता है वो फेज में पाया जाता है, जबकि डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए होता है सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन केस है फेज का। सेकेंड है बेसिस ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब डीएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो डीएनए है उसके डिफरेंट फॉर्म होते हैं। जैसे ए फॉर्म डीएनए जो होता है उसके पर टर्न के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वो 11 होंगे। ये जो डीएनए होगा राइट हैंडेड होगा। सेकेंड है बी फॉर्म डीएनए, इसके पर टर्न के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वो 10 होंगे, ये भी राइट हैंडेड होता है। सी फॉर्म जो आता है डीएनए, इसके अंदर जो पर टर्न के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं 9.33 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और ये भी राइट हैंडेड होता है। जबकि जेड फॉर्म जो होता है इसके पर टर्न में 12 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये लेफ्ट हैंडेड होता है। सेकेंड आता है पैलिएंड्रोमिक डीएनए, डीएनए हैविंग द बेस पेयर सीक्वेंस दैट रीड्स सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सच एज वर्ड मैडम। ये जो डीएनए होते हैं इसके अंदर जो बेस पेयर होते हैं आगे से भी पढ़ो और पीछे से भी पढ़ो तो सेम होते हैं। जैसे मैडम, मैडम के अंदर देखेंगे तो स्टार्टिंग जो हो रहा है एम से हो रहा है और लास्ट में जो हो रहा है एम से हो रहा है। तो अगर इस वर्ड को आप पढ़ते हैं तो आगे से भी मैडम होता है, पीछे से भी मैडम होता है। तो इसी तरह से ऐसे डीएनए जिसके अंदर बेस पेयर इस तरह से अरेंज होते हैं कि आगे से भी पढ़ने पर वही प्रोनाउंसिएशन होता है और पीछे से भी पढ़ने से वही प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ऐसे बेस सिक्वेंस को पॉलीएंड्रोमिक डीएनए कहते हैं या पॉलीएंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। इसके बाद आता है रेपिटेटिव डीएनए, डीएनए विथ रेपिटेटिंग बेस पेयर। ऐसे डीएनए जिसके अंदर बेस पेयर का रिपीटिशन होता है, रेपिटेशन होता है मतलब वही बेस पेयर कुछ समय के बाद वापस से रिपीट हो जाते हैं, तो ऐसा डीएनए होता है रेपिटेटिव डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए सपोज टू मैजिक मॉलिक्यूल एज इट हैज कैपेसिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। डीएनए का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो मैजिक मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन करने की कैपेसिटी होती है। दैट इज वाई डीएनए ऑफ अ जाइगोट गोज टू एवरी सेल्स ऑफ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो डीएनए के अंदर एक कैपेसिटी होती है कि ये डीएनए अपने ही समान नए डीएनए को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। तो इस प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशंस कहते हैं। जो डीएनए रेप्लिकेशंस की मैकेनिज्म होती है वो 3 टाइप से होती है। पहली होती है कंजर्वेटिव, इन दिस मैकेनिज्म द पेरेंट डीएनए इज कंजर्व एंड अ टोटली न्यू डॉटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म। इसके अंदर जो पेरेंट का डीएनए होता है वो कंजर्व होता है, संरक्षित होता है, जबकि जो दूसरा डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो टोटली नया फॉर्म होता है। सेकेंड आता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड, वन स्ट्रैंड ऑफ ईच ऑफ 2 डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए के अंदर जो 2 स्ट्रैंड होते हैं उसमें एक जो स्ट्रैंड होगा वो पेरेंट का होगा, दूसरा जो स्ट्रैंड होगा वो टोटली न्यू फॉर्म होगा, तो इसको सेमी कंजर्वेटिव मेथड कहते हैं। तीसरा आता है डिस्पर्सिव मेथड, पार्ट ऑफ 2 डीएनए मॉलिक्यूल आर न्यूली सिंथेसाइज्ड व्हाइल द रिमेनिंग पार्ट कम फ्रॉम द पेरेंट मॉलिक्यूल। इसके अंदर क्या होता है कि जो चेन होती है उसका कुछ पार्ट जो होता है न्यूली फॉर्म होता है, कुछ पार्ट पेरेंट वाला होता है। तो ऐसी मेथड को डिस्पर्सिव मेथड कहते हैं। You can see in this diagram how to parent DNA form same as it is new DNA। ये जो डायग्राम में जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये पेरेंट डीएनए है। जब ये पेरेंट डीएनए अपने ही समान नए डीएनए को प्रोड्यूस करेगा तो पहली मेथड है कंजर्वेटिव। तो ये जो डीएनए आपका पेरेंट का डीएनए है और जो दूसरा नया डीएनए बनेगा वो क्या होगा, न्यूली फॉर्म होगा, पूरा नया रहेगा, इसमें पेरेंट का कोई पोर्शन नहीं होगा, तो इस प्रोसेस को कंजर्वेटिव कहेंगे। सेकेंड जो होता है, अब इसके अंदर क्या होता है कि एक डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड होती है। तो एक जो स्ट्रैंड इसमें डॉटेड लाइन वाली दिख रही है ये क्या है, पेरेंट्स है ये, और दूसरी स्ट्रेट लाइन वाली दिख रही है न्यूली फॉर्म होगी, तो इसको कहेंगे सेमी कंजर्वेटिव। दोनों डीएनए के अंदर ऐसे ही होगा, एक स्ट्रैंड जो होगा पेरेंट्स आएगा, दूसरा स्ट्रैंड जो होगा न्यूली फॉर्म होगा, इसलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। तीसरी डिस्पर्सिव मेथड है। तो डिस्पर्सिव मेथड में क्या होगा कि एक जो चेन होती है, एक ही स्ट्रेट चेन, इसका पोर्शन क्या होगा, ये न्यूली फॉर्म होगा, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर होगा ये पेरेंट्स आएगा, फिर पोर्शन जो बनेगा वो न्यूली फॉर्म्ड होगा। तो एक ही चेन के अंदर कुछ पोर्शन न्यूली फॉर्म होते हैं और कुछ क्या होते हैं, पेरेंट्स से आते हैं, तो ऐसी प्रोसेस को डिस्पर्सिव प्रोसेस कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप्स की होती है। तो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस के अंदर जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं,
जिससे दोनों जो चेन होती है एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाती है। जैसे ये एक चेन है और एक ये चेन है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ये जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इससे क्या होगा कि ये चेन सेपरेट आउट हो जाएगी और ये सेपरेट आउट हो जाएगी। तो ये दोनों चेन सेपरेट आउट हो जाती है। उसके बाद ये जो चेन होती है, दोनों चेन टेम्पलेट की तरफ वर्क करती है। इनके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो आके अरेंज हो जाते हैं, और अरेंज हो जाने के बाद फिर से एक नई चेन फॉर्म हो जाती है। तो एक चेन इधर फॉर्म हो गई और एक चेन इधर की तरफ फॉर्म हो गई, मतलब एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में दोनों चेन के बीच में जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं, जिससे दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन होती है डीएनए की वो सेपरेट हो जाती है तथा अनकॉइल हो जाती है, तथा दोनों चेन जो होती है वो एज ए टेम्पलेट की तरफ वर्क करती है। अब टेम्पलेट की तरफ वर्क करेगी तो उसके अंदर क्या होगा कि जो चेन सेपरेट आउट हुई है तो उसके अंदर जो बेस पेयर होते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पर फ्री न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो जो बेस पेयर होते हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उससे अटैच होते चले जाते हैं। इस तरह से दोनों जो चेन सेपरेट आउट हुई थी वो जो टेम्पलेट की तरफ वर्क करती है, उनके ऊपर नए न्यूक्लियोटाइड जो साइटोप्लाज्म में होते हैं वो अटैच होते चले जाते हैं। इस तरह से दोनों चेन के ऊपर नई चेन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है इसमें जो पेरेंट डीएनए है उसकी दोनों जो चेन होती हैं वो एज इट इज रहती है, लेकिन उनके ऊपर जो न्यू चेन फॉर्म होती है वो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोटाइड के अटैच होने के कारण बनती है। तो एक चेन जो होती है वो पूरी पेरेंट के वाली होती है और दूसरी जो चेन होती है न्यूली फॉर्म्ड होती है। तो एक डीएनए के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक न्यूली फॉर्म्ड होता है और एक पेरेंट वाला होता है, इसलिए इस मेथड को सेमी कंजर्वेटिव मेथड कहते हैं। एंजाइम्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में कौन कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं? पहला है डीएनए हेलिकेज। हेलिकेज जो एंजाइम होता है अनवाइंडिंग ऑफ टू स्ट्रैंड, जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं उसको अनवाइंड खोलने का काम करता है डीएनए हेलिकेज। डीएनए गायरेस फॉर रिलीविंग टेंशन। अब जैसे रस्सी के दोनों सिरे को आप जब खोल देते हो तो उनके अंदर टेंशन है, खोलने के बाद वो दोनों आपस में वापस से लिपट जाते हैं। उसी तरह डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड को आप जब खोल दिएगा कौन डीएनए हेलिकेज, तो उसके बाद क्या होगा उसके अंदर टेंशन होगा, जिसके कारण अगर दोनों स्ट्रैंड को आपने खुला छोड़ दिया तो वो वापस से वो क्या होंगे जुड़ जाएंगे। तो उसको जोड़ना, उसके अंदर जो टेंशन होता है उसको खत्म करता है डीएनए गायरेज। तो डीएनए गायरेज में एग्जांपल है डीएनए टोपो आइसोमरेज। इसके बाद आता है प्राइमेज। ये जो प्राइमेज होता है एक प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। प्राइमर क्या होता है? ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, कुछ न्यूक्लियोटाइड का एक ग्रुप होता है जो प्राइमर की तरफ वर्क करेगा। इसके बाद आता है डीएनए पॉलीमरेज। इसका फंक्शन होता है डीएनए को सिंथेसिस करना। आरएनए प्राइमर। आरएनए जो प्राइमर होता है इनिशिएशन करता है डीएनए के सेगमेंट का सिंथेसिस का। इसके बाद आता है डीएनए लाइगेज। जब डीएनए के जो नए सेगमेंट होते हैं वो जब पूरी तरह से फॉर्म हो जाते हैं तो उनके बीच में जो गैप होती है उसको जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज करेगा। तो ये जितने भी एंजाइम होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। Steps in DNA replication. The process of semi-conservative replication of DNA is quietly complex. DNA replication की जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है। इन एडिशन टू मेनी प्रोटीन फैक्टर एंड सेवरल एंजाइम आर आल्सो इन्वॉल्व इन। इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे प्रोटीन फैक्टर होते हैं और एंजाइम्स भी होते हैं जो इस प्रोसेस को क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मेथड होती है रेप्लिकेशन की, ये कंप्लीट होती है बहुत सारी स्टेप्स में। पहली स्टेप से अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। जो डीएनए का हेलिक्स होता है उसके अंदर दो स्ट्रैंड होते हैं, इन दोनों को अनकॉइलिंग करेंगे सबसे पहले। इन ऑर्डर टू रेप्लिकेट द फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए मॉलिक्यूल शुड अनकॉइल। तो डीएनए रेप्लिकेशन होने से पहले सबसे पहले कि डीएनए के दोनों कॉइलिंग की जो प्रोसेस होती है उसको अनकॉइल किया जाता है। The two strands start separating at point in bacteria. बैक्टीरिया के अंदर जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं
उनके सेपरेट आउट होने की, अनकॉइलिंग होने की एक ही जगह होती है, एक ही पॉइंट से वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। वायरस में भी सेम होता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो कई जगह से सेपरेट होने लगता है। मतलब इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं, एक ही जगह से सेपरेट आउट या अनकॉइलिंग नहीं होता है। तो डीएनए के स्ट्रैंड में, यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है उसके अंदर से अनकॉइलिंग के जो पॉइंट होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जबकि बैक्टीरिया और वायरस के अंदर जो अनकॉइलिंग का जो एक ही पॉइंट होता है। सेपरेशन ऑफ टू स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रैंड इज नॉट सो इजी। डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से कॉइल्ड होते हैं उनको सेपरेट करना बहुत आसान नहीं होता है। इफ वन ट्राइज टू सेपरेट टू स्ट्रैंड ऑफ रोप्स, यदि आप डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को किसी तरह सेपरेट भी कर देते हैं और उनको खुला छोड़ देते हैं तो वापस से एक दूसरे में कॉइल्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स से एक टेंशन होती है जिसके कारण वो दोनों से रिकॉइल हो जाते हैं। इन डीएनए मॉलिक्यूल दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल प्रोटीन। तो डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो प्रोटीन होते हैं उसके जो टेंशन होती है उसको कम कर देते हैं, जिससे रिकॉइल होने की जो प्रोसेस होती है वो नहीं होती है। आउट ऑफ दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर, उनमें से कुछ मुख्य हैं अनवाइंडिंग प्रोटीन, हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन एचडीपी और डीएनए गायरेज। ये जो प्रोटीन होते हैं डीएनए के जब दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे अनकॉइल हो जाते हैं तो उनके अंदर जो स्ट्रैंड के अंदर जो टेंशन होती है उसको रिलीव कर देते हैं, जिससे डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हुए वापस से रिकॉइल नहीं हो पाते। यू कैन सी इन दिस डायग्राम हाउ टू स्पाइरली कॉइल्ड डीएनए स्ट्रैंड स्टार्ट टू अनकॉइल्ड। तो ये जो पहला डायग्राम है इसके अंदर डीएनए की जो स्ट्रैंड है कॉइल्ड है, मतलब दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या है, कॉइल्ड है। अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो ऊपर की तरफ आपको दिख रहे हैं ये प्रोटीन इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर से अटैच हो जाते हैं। तो जैसे ही अटैच होंगे तो इनके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ब्रेक होने लगेंगे। मतलब ये पॉइंट जो होते हैं जहाँ पर क्या होने लगते हैं, अनकॉइलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं डीएनए के जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो उसको अनकॉइल्ड करने का काम करते हैं। अब अनकॉइल्ड करने का काम करते हैं तो इसमें रिक्वायरमेंट होगी किसकी, एनर्जी की। ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एटीपी से मिलेगी। तो ये जो पोर्शन जहाँ पर क्या हुआ है कि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, अनकॉइल्ड होते हैं, इसको ओराई कहते हैं या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है। तो इस तरह से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या होती है, अलग होने लगती है, क्योंकि इनके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होने लगते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्पेसिफिक प्रोटीन, जो कि क्या करेगा, उन दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से अलग करने का काम करेगा। उनके अंदर जो टेंशन होती है उसको रिलीव करेगा, जिससे दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हुए वो रिकॉइल नहीं हो पाते और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। DNA has got two strands. One is 5' to 3' direction and other one is 3' to 5' direction. तो DNA के अंदर दोनों स्ट्रैंड होंगे। तो एक जो स्ट्रैंड होगा वो कहाँ जाएगा, 3' to 5' की तरफ जाएगा और दूसरा 5' से 3' की तरफ जाएगा। दोनों एक दूसरे के स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। Such DNA polymerase can join nucleotide only 5' to 3' direction. कुछ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड को अटैच करने का काम करते हैं, किस डायरेक्शन में, 5' to 3' की तरफ अटैच करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड होंगे डीएनए पॉलीमर जो 5' से कहाँ जाएंगे, 3' की तरफ जाएंगे, इनको जोड़ने का काम करेंगे और एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को फॉर्म करते हैं। दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड लेडिंग स्ट्रैंड। तो ये वाला जो स्ट्रैंड फॉर्म होगा इसको क्या कहेंगे, लेडिंग स्ट्रैंड। और कुछ प्राइमर जो होते हैं, आरएनए जो प्राइमर होते हैं वो क्या करते हैं कि 5' से 3' की तरफ न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो प्राइमर होते हैं छोटे छोटे सेगमेंट में न्यूक्लियोटाइड को अटैच करते हैं, और ये जो छोटे छोटे सेगमेंट में न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आरएनए प्राइमर। तो इन सेगमेंट को सबसे पहले किसने देखा था, ओकाजेकी ने देखा था।
ओकाज़की ने देखा था, इसलिए इन सेगमेंट को ओकाज़की सेगमेंट कहते हैं या ओकाज़की फ्रेगमेंट कहते हैं। मतलब जो सीधा कंटिन्यूसली एक नया चेन बनेगा उसको लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, और डिसकंटिन्यूड जो बनता है उसको लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। तो 3 एंड टू 5 एंड की तरफ जो बनेगा वो क्या बनेगा, आपका लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा, जबकि 3 एंड टू 5 एंड की तरफ जो बनेगा आपका लेगिंग स्ट्रैंड बनेगा। जो लेडिंग स्ट्रैंड बनता है वो कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, जो कि लेगिंग चेन जो स्ट्रैंड होता है वो डिसकंटिन्यूड छोटे छोटे फ्रेगमेंट के फॉर्म में होता है। इन फ्रेगमेंट को सबसे पहले ओकाज़की ने साइंटिस्ट ने देखा था, इसलिए इन फ्रेगमेंट को ओकाज़की फ्रेगमेंट कहते हैं। अब ऊपर की तरफ डायरेक्शन में 3 इंटू 5 एंड की तरफ जो नया स्ट्रैंड बना वो तो कंटिन्यूस बना है, पूरा बना है, लेकिन नीचे की तरफ जो बना है 5 एंड टू 3 एंड की तरफ जो बना है वो फ्रेगमेंट में बना है। अब जो फ्रेगमेंट्स जो बनते हैं इनके बीच में गैप होती है, तो ये जो गैप होती है यहाँ पर फिल हो जाता है कौन सा एंजाइम, लाइगेज एंजाइम। तो लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, इस गैप को फिल कर देगा, जिससे ये जो नीचे का स्ट्रैंड है ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा। इस तरह से क्या हो रहा है कि पेरेंट डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पे दो नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हुआ। ऊपर की तरफ जो स्ट्रैंड बना वो लीडिंग स्ट्रैंड, और नीचे की तरफ जो बना है वो लेगिंग स्ट्रैंड बना है। तो इस तरह से एक डीएनए से दो नए डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब एक डीएनए नए डीएनए को फॉर्म कर लेता है दूसरे डीएनए को। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस कहते हैं। थर्ड स्टेप, प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयरिंग। although maximum precautions are taken in the synthesis of complementary strand, जब ऐसा होता है कि जो न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है उसके बनने में बहुत सारे प्रिकॉशन लिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी बाय मिस्टेक्स कभी कभी जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो सेम सेम आपस में अटैच हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के अंदर जो बेस पेयरिंग होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो उस कंडीशन में प्रूफ रीडिंग के द्वारा डीएनए को रिपेयर किया जाता है। तो डीएनए को जो रिपेयर किया जाता है वो एक एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है, उस एंजाइम को डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। ये जो डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, न्यू कॉम्प्लीमेंट्री जो चेन बनती है उसके अंदर जो बाय मिस्टेक जो गलत नाइट्रोजनस बेस पेयर जुड़ गए हैं उसको वहां से रिप्लेस करके जो एडिकेट होता है बेस पेयर उसको वहां पर क्या कर देता है, प्लेस कर देता है, जिससे जो नई चेन बनती है वो कैसी बनती है, प्रॉपर बनती है। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो जो नाइट्रोजनस बेस पेयर के जो ऑड होते हैं और जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है उनको रिप्लेस कर देता है, और उनकी जगह एक्यूरेट जो बेस पेयर होते हैं उसको वहां पर प्लेस कर देता है। तो उस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रूफ रीडिंग या डीएनए रिपेयरिंग कहते हैं, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द टोटल मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि पेरेंट डीएनए ऊपर का जो स्ट्रैंड है वो कौन सा है, 5 एंड टू 3 एंड है, 3 एंड टू 5 एंड है, दूसरा नीचे की तरफ। अब जहां पर सबसे पहले क्या होता है कि हेलिकेजेज एंजाइम टोपोआइसोमरेज एंजाइम इससे जुड़ जाते हैं। अब जुड़ जाते हैं तो क्या होता है कि दोनों स्ट्रैंड के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं, और ब्रेक हो जाने के कारण क्या होता है कि एक स्ट्रैंड दूसरे दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब अलग हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि साइटोप्लाज्मा के अंदर जो फ्री न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो फ्री न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाते हैं, वो दोनों चेन जो पेरेंट्स डीएनए की होती है वो एज अ टेम्पलेट की तरह वर्क करती है, उसके ऊपर जो फ्री न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं। तो ऊपर की तरफ जो होती है 3 एंड टू 5 एंड का जो पेरेंट चेन होती है उसके ऊपर जो साइटोप्लाज्मा के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है उसको जोड़ने का काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज उनको न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा 5 एंड टू 3 एंड की तरफ, तो यहाँ पर लाकर ही न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा। तो ये जो ऊपर की चेन बनेगी कंटिन्यूस फॉर्म में बनेगी, तो इस चेन को आप लेडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। अब जो नीचे की चेन है वहां पर सबसे पहले क्या जुड़ेगा, आरएनए प्राइमर जुड़ेगा। आरएनए प्राइमर क्या होता है, कुछ न्यूक्लियोटाइड का एक ग्रुप होता है जो इस चेन को स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है। तो आरएनए प्राइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में आरएनए प्राइमर इससे अटैच होता है। अटैच होने के बाद क्या होता है कि ये जैसे ही अटैच होगा उसके बाद साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्री न्यूक्लियोटाइड है उसको जोड़ने का काम करेगा। तो इस तरह से जो नीचे की चेन होती है, पेरेंट चेन होती है, 5 एंड से 3 एंड की ओर होती है, उसके ऊपर की ओर नई चेन बनने लगती है 3 एंड टू 5 एंड की तरफ बनने लगती है। लेकिन ये जो चेन बनती है फ्रेगमेंट के फॉर्म में बनती है। इन फ्रेगमेंट को सबसे पहले ओकाज़की नामक साइंटिस्ट ने देखा था, इसलिए ओकाज़की फ्रेगमेंट कहते हैं। अब नीचे की तरफ जो चेन बन रही किस डायरेक्शन में बन रही है आपकी,
5 एंड टू 3 एंड बन रही है। तो नीचे वाली जो चेन होगी उसको क्या कहेंगे, लेगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। अब इसके बाद जब दो चेन बन जाती है, ऊपर की चेन पूरी कंप्लीट बनती है लेकिन नीचे की डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में बनती है, तो बीच के अंदर क्या होता है, गैप होता है। तो इस गैप में क्या हो जाता है, डीएनए जो लाइगेज होता है, डीएनए जो लाइगेज एंजाइम होता है वो क्या हो जाता है, फील हो जाता है। फील हो जाने के बाद इस चेन को कंप्लीट कर देता है। इस तरह से क्या होता है कि नया डीएनए फॉर्म हो जाता है। तो एक डीएनए ये हो गया, दूसरा डीएनए ये फॉर्म हो गया। तो इस पूरी प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। Denaturation and renaturation. Separation of two strands of DNA molecule on heating is called denaturation or melting. जब डीएनए को जब किया जाता है, हीट की दिया जाता है, जिससे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं, तो इस प्रोसेस को डीनेचुरेशन या मेल्टिंग कहते हैं। Since the two strands of DNA molecule are held together by weak hydrogen bond, जैसा कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड होते हैं उनके बीच में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो जैसे ही उनको हीट मिलती है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होने लगते हैं, ब्रेक होने लगते हैं, जिससे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या होने लगते हैं, सेपरेट होने लगते हैं। तो ये प्रोसेस कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है, 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है, जिससे डीएनए के अंदर जो दोनों स्ट्रैंड के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ब्रेक होने लगते हैं और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को डीनेचुरेशन या मेल्टिंग कहते हैं। If this denatured DNA is cooled down slowly, both separated strands reunite to form the double helix molecule of DNA. यदि जो डीनेचर्ड डीएनए है इनको धीरे धीरे क्या करके ठंडा किया जाता है, तो डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो गए, वापस से इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगता है और ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से रीयूनाइट करके डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए का फॉर्मेशन करने लगते हैं। तो इस प्रोसेस को जब दोनों डीएनए के स्ट्रैंड जुड़ जाते हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फिर बन जाने के कारण, तो इस प्रोसेस को एनिलिंग या रीनेचुरेशन कहते हैं।